हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, मैं आपके साथ जय जायसवाल आपसे जुड़ चुकी हूँ। तो हम बात करेंगे यहाँ पे बिहार से रिलेटेड कुछ थ्योरी, इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करेंगे। तो हम आज के वीडियो में ये बात करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, बिहार पीआरटी होती है उसमें 120 अंक का क्वेश्चन जीके जीएस से आता है। तो कुछ उसमें से बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको कंटेंट कराती आ रही हूँ, इसके बाद उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन कराते आए। तो इससे पहले आपको दोस्तों बता दें, बिहार यहाँ पे मैंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन बिहार से किन किन आंदोलनकर्ता ने क्रांतिकारी में यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है बिहार से, वो सब कुछ हम उस वीडियो में करा के कंटेंट विथ क्वेश्चन करा दिए हैं। तो वो दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में मध्यकालीन बिहार। तो मध्यकालीन बिहार है, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है मध्यकालीन बिहार से। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करके फिर इसके बाद शांति से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बस आप सुनते जाइए, इसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप उसका आंसर देते जाइएगा, ठीक है। बिहार में तुर्क आक्रमण कैसे हुआ, ये पूछा है। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के आरंभ में बनारस व अवध क्षेत्र के तुर्क सेनापति मलिक यहाँ पे हुसामुद्दीन के सहायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने बिहार का कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया था। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया कि जो 12वीं और 13वीं शताब्दी की जो आरंभ में बनारस और अवध जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में कौन सेनापति आया, तो मलिक हुसामुद्दीन के सहायक जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने, जो कि आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो नष्ट किया गया था किसके द्वारा, तो बख्तियार खिलजी के ही द्वारा किया गया था। उसी बख्तियार खिलजी के बारे में यहाँ पे बात कर जा रही कि बिहार की कर्मनाशा नदी के पूर्वी की ओर सफल अभियान किया। कौन किया, तो बख्तियार खिलजी ने। देखिए आप शांति से बस सुनते जाइए मैं क्या यहाँ पे बोल रही हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, सैन्य कमांडर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, यहाँ पे बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। इससे पहले देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय जो बनाया गया था वो चंद्रगुप्त वंश में बनाया गया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये बनाया गया था। लेकिन उसी के दौरान यहाँ पे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने की कोशिश की, यानी मतलब तरीके से एक प्रकार से कर ही दिया था। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए वन लाइन क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है, तो बख्तियार खिलजी को। अगर पूछ लिया जाए बिहार से कि बिहार में तुर्क जो सत्ता है सबसे पहले कौन लाया था, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बख्तियार खिलजी। देखिए आप एक पेन और नोट जरूर लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन नहीं, आपके क्वेश्चन करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर वन लाइनर आप अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो क्वेश्चन आपको आंसर करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बख्तियार खिलजी के अभियान के समय सेन वंश का शासन लक्ष्मण सेन तथा पाल वंश का संस्थापक इंद्रप्रद्युम्न पाल था। तो क्या कहा यहाँ पे, जो बख्तियार खिलजी था उसके अभियान के समय कौन कौन था, तो वो सेन वंश का और पाल वंश का क्या था, शासक थे। एक सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन, और पाल वंश का था इंद्रप्रद्युम्न पाल था। इसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार में तुर्कों की पहली महत्वपूर्ण विजय बख्तियार खिलजी की ओदंतपुरी पर विजय थी। तो बिहार में जो तुर्कों द्वारा किया गया था आक्रमण बख्तियार खिलजी के द्वारा, सबसे पहले कहाँ पे विजय प्राप्त हुआ था, तो ओदंतपुरी। लेकिन आधुनिक में इसे क्या बोलते हैं, ओदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। यह विजय 1198 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1198 ईस्वी में हुआ था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था,
और ये बख्तियारपुर शहर की स्थापना भी की थी। तो जो बख्तियार खिलजी था, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वारा यहाँ पे कुमार गुप्त द्वारा मतलब चंद्रगुप्त के बाद जो कुमार गुप्त यहाँ गुप्त वंश के शासक बने थे, उन्होंने चंद्रगुप्त शासक ने ही द्वितीय के साथ नहीं बना था। ये द्वितीय के बाद जो कुमार गुप्त बने थे, उनके शासन काल में ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और जो इसको तहस नहस करने वाला था वो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बख्तियार खिलजी ने 1203 और यहाँ 1204 ईस्वी में नदिया पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। तो जो लक्ष्मण सेन की देखिए वहां पे भी मैंने अभी आपको बताया ही, जो लक्ष्मण सेन था वहां पे। तो देखिए बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनऊती में स्थापित की। तो लखनऊती में क्या किया, उन्होंने स्थापित किया। लखनऊती को लक्ष्मणवटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। नेक्स्ट पॉइंट, बख्तियार खिलजी की एक अधिकारी अली मर्दान ने उसकी हत्या करके उसका शव बिहार शरीफ की इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, फिर से इसे देखिए, बोला गया कि बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी ने अली मर्दाना ने उसकी हत्या करके उसकी जो शव थी उसको कहाँ पे रखा था, तो बिहार शरीफ की इमादपुर मोहल्ला में दफन कर दिया गया था। ठीक, अब देखिए वहीं से स्टार्ट होता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश बिहार में कब आया ये मतलब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 ईस्वी में बिहार शरीफ पर अधिकार किया था। कब किया था, तो जो इल्तुतमिश गुलाम वंश का जो शासक हुआ था बिहार पे, वो कब हुआ था, तो 1225 ईस्वी में हुआ था। वो भी बिहार शरीफ पर अधिकार सबसे पहले वहीं किया था। तथा राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज को भी पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। देखिए ये सब आपके वन लाइन क्वेश्चन बनने लायक है, तो इसे जरूर बनाइएगा। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद ने अवध, बिहार एवं लखनऊती को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित कर 1227 से 1229 ईस्वी तक शासन किया था। तो इल्तुतमिश के जो पुत्र थे वो क्या थे, नासिरुद्दीन मोहम्मद ने अवध, बिहार, लखनऊती को क्या किया, एक प्रशासनिक रूप से संगठित किया, जो 1227 से लेकर 1229 ईस्वी तक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की जो दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला जो प्रथम सुल्तान था, मतलब जो दिल्ली का जो बिहार को जो दिल्ली के जो सल्तनत के अधीन करने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो कौन था, तो इल्तुतमिश था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। अगर पूछ लिया जाए कि सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, वो कौन सा शासक था गुलाम वंश का, तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने किया था। बाद में तुगान खां बिहार का राज्यपाल बना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए बहुत सारी चीज पढ़नी है, अपने बस नोट्स और पेन लेके बैठ जाइए। और एक काम और कर दीजिएगा, बस वीडियो को लाइक बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो इस क्षेत्र पर दिल्ली का नियंत्रण शिथिल पड़ गया। फिर इसके बाद बलबन के शासन काल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था, जिसका वर्णन गया के राजा वनराज की गया प्रस्तुति में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, लखनऊती के शासक तुगरिल खां ने बलबन की अधीनता स्वीकार की, परंतु 1279 और 80 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। कहाँ का, लखनऊती के शासक तुगरिल खां ने बलबन की अधीनता स्वीकार की, परंतु लेकिन इन्होंने विद्रोह किया कब, 1279 से 80 ईस्वी में। फिर इसके बाद वहीं से देखिए पहले तुर्क आया, फिर गुलाम आया। अब गुलाम के बाद खिलजी वंश यहाँ पे देखिए बिहार में कब आया, देखिए खिलजी वंश कब आया, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। तो
तो खिलजी वंश का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना एवं खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बुगरा खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रुकनुद्दीन कैका, यहाँ पे कैकाउस 1291-1300 बंगाल का शासक बना। तो जो बुमरा खां की मृत्यु के बाद क्या हुआ? पहले देखिए खिलजी वंश कब आया? तो 1290 ईस्वी में आया। और वो कौन लाया? तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और खिलजी वंश का शासन प्रारंभ किया। तो ये रहा दिल्ली में, लेकिन बिहार में कब आया? तो बुगरा खां की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था यहाँ पे रुकनुद्दीन कैकाउस, तो 1291 से 1300 ईस्वी में बंगाल का शासक बना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। फिर 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा। किसने भेजा था? तो अलाउद्दीन ने शेख मोहम्मद इस्माइल को दरभंगा भेजा, परंतु राजा शक्र सिंह ने इसे सेना को पराजित कर दिया। तो 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने यहाँ पे शेख मोहम्मद इस्माइल को क्या किया? दरभंगा भेजा था, यानी बिहार भेजा था, परंतु जो राजा शक्र सिंह थे उस सेना को पराजित कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बिहार फिरोज शाह का पुत्र जो हतीम खां था वो 1309 इसके बाद 1315 ईस्वी में बिहार का राज्यपाल बना तथा संभवतः 1331 से 22 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा। कौन बना रहा? तो यहाँ पे देखिए फिरोज शाह का पुत्र हातिम खां। नेक्स्ट पॉइंट, खिलजी वंश के समय तक बिहार में गंगा नदी से संलग्न दक्षिण के मैदानों पर भी तुर्कों का आधिपत्य था, किंतु तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का बिहार निर्णायक वर्चस्व कायम हुआ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ वीडियो तो बनता है। देखिए मेरे बहुत यहाँ पे व्यूज़ गए थे बट लेकिन लाइक कुछ कम थे। मैंने अगर कुछ कमी हो रही हो पढ़ाने में तो वो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बट लेकिन प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है? हमें मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन से हमें क्या मिलता है? फिर इसके बाद हमें और अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने का अपने आप अंदर से मोटिवेशन मिलता है। जो आप फिर इसके बाद क्या होता है पता है? जैसे जब अगर हम मतलब खुद से मोटिवेट होके बनाएंगे ना तो चीज़ें और भी स्ट्रांग होगी और वो चीज़ आपके लिए ही अच्छा होगा। तो ये प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तुगलक वंश, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिले में स्थित बिहार शरीफ में थी। तो यहाँ पे क्या कहा गया? जो तुगलक वंश था वो पहले से ही तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक जो नालंदा जिला था उसी में स्थित बिहार शरीफ, जो ओदंतपुरी था पहले, अभी आधुनिक में उसे बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे यहाँ पे बख्तियार खिलजी का शव है, कहाँ पे? तो यहाँ पे बिहार शरीफ में दफनाया गया। फिर इसके बाद देखिए मोहम्मद तुगलक के समय दरभंगा में एक दुर्ग तथा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। कौन? मोहम्मद तुगलक के, जो कि गया तथा दरभंगा का नाम तुगलकपुर किया गया। देखिए ये दिल्ली में भी बहुत शहर बसाया और बिहार में भी देखिए शहर बसाया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर आधिपत्य कर फिरोज शाह तुगलक ने एक राजवंश की स्थापना की थी। तो जो तिरहुत पर आधिपत्य किया था वो कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश के जो वैनवार वंश यानी यहाँ पे अनिलवाड़ वंश था उसे कहा जाता है। देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो प्लीज़ इसे स्किप करिएगा, आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय, कौन? गयासुद्दीन तुगलक ने जब 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय मिथिला, यहाँ पे देखिए मिथिला के कर्नाट वंशी शासक हरसिंह को पराजित कर दिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से लौटते समय। फिर इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने बिहार का जो विलय था वो दिल्ली सल्तनत में कर लिया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बिहार शरीफ में बौद्ध धर्म का प्रमुख
यहाँ देखिए केंद्र था, क्या था, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो कहाँ पे, बिहार शरीफ का ओदंतपुरी का जो विश्व महाविद्यालय भी यहीं अवस्थित था, क्योंकि ओदंतपुरी भी पुराना नाम बिहार शरीफ का है, जो कि आधुनिक में बिहार शरीफ हो गया है। इसके बाद देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार यानी इस क्षेत्र में अवस्थित थे, जिस कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। तो यहाँ पे देखिए बिहार आपको पता चल गया होगा, जो विहार था, जो देखिए इस तरीके से विहार लिखा था, अब देखो ये बिहार नाम से रखा गया, क्योंकि बौद्ध धर्म बिहार शरीफ में उसका प्रमुख केंद्र है, और वहाँ बहुत सारे बौद्ध धर्म यानी तुर्क रहने की वजह से उस बिहार का नाम से रख के बिहार रख दिया गया। और ये कौन से शासन काल में हुआ, तो ये तुगलक वंश का शासन काल में हुआ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इस समय प्रशासनिक इकाइयों आदि का विवरण यहाँ पे मिन्हाज उस सिराज की रचना तबाकत नासरी में मिलता है। तो क्या जो ये है, ये मिन्हाज उस सिराज की रचना जो है वो तबाकते, यहाँ पे देखिए तबकाती नासरी में मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तुगलक वंश में शासन व्यवस्था की जानकारी समकालीन सूफी संत हजरत सरफुद्दीन है यहाँ मनेरी के मलफुजात और मनाकिबुल अफसाया, यहाँ पे देखिए असफाया जैसी रचनाओं में मिलती हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे देखिए अब नुहानी वंश, देखिए नुहानी वंश से क्वेश्चन बहुत ही कम फंसा है, इसके बावजूद भी फिर भी तब पर भी हम आपको बढ़ा देते, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आपको कर लिया जाए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे आगे बढ़िए। इसने बिहार को दिल्ली में प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखने के लिए दरिया खां लोहानी को बिहार का यहाँ प्रभारी शासक नियुक्त किया। तो यहाँ पे देखिए जो दरिया खां जो था लोहानी को बिहार का प्रभारी शासक किया था। तो कौन सा वंश, लोहानी वंश। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहार खां लोहानी 1522 ईस्वी में बिहार का शासक बना। उसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण की थी। इसके बाद देखिए इब्राहिम लोदी एवं बहार खां की सेनाओं के बीच कनकपुरा में युद्ध हुआ। तो इब्राहिम लोदी और बहार खां की जो सेना था उसके बीच में कनकपुरा में युद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं चेरो राजवंश, की बहुत इससे क्वेश्चन फंसता है, तो इससे जरूर इम्पोर्टेंट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के फिर वन लाइन क्वेश्चन बनाइएगा। चेरो वंश, देखिए चेरो वंश, इस राजवंश में शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 12वीं शताब्दी में चेरो का जो राज्य था वो बनारस के पूर्व से लेकर पटना के पश्चिम तक, बिहार शरीफ एवं गंगा के दक्षिण से लेकर बिंद कैमूर के उत्तर तक फैलाया गया। इसके बाद देखिए मोदनी राय पलामू की चेरो के सबसे शक्तिशाली शासक था। मतलब चेरो में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, तो ये मोदनी राय पलामू की चेरो का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था। इसका राज्य क्या था, गया था, और दाऊदपुर एवं और यहाँ अरवल तक फैला था। तो यानी इसका जो राज्य था वो गया में था, जो कि दाऊदपुर और अरवल तक फैला हुआ था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1660 ईस्वी में चेरो का जो राज्य था वो मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सूरवंश। सूरवंश देखिए शेरशाह है। नुहानियों की सत्ता के पतन के साथ ही बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में शेरशाह का उदय हुआ था। तो जो नुहानियों की जो सत्ता थी वो बिहार के अफगानों के नए सत्ता के रूप में शेरशाह का उदय हुआ था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शेरशाह फरीद खां का जन्म 1472 ईस्वी में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जागीरदार थे। तो ये जो शेरशाह थे उनका जो जन्म हुआ था वो 1472 में हुआ था। तो शेरशाह जो कि देखिए आपको जो शेरशाह थे ये कन्नौज के में भी लड़ाई में लड़े थे,
और देखिए उनका जो परिवार था वो साधारण तरीके से परिवार था, और जो उनके पिता का नाम था हसन खां, और जौनपुर राज्य के अंतर्गत ये सासाराम के जागीरदार थे। और इसी सासाराम में इनकी यहाँ पे देखिए समाधि दफनाई गई हुई है। किसकी? तो शेरशाह की। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। देखिए इस तरीके से बहुत ही क्वेश्चन आपको फंसता है, तो प्लीज दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन जरूर से जरूर बनाइएगा, ठीक है। फरीद खान ने बचपन में एक शेर को तलवार के एक वार से मार डाला था, जिसने बिहार में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने प्रसन्न होकर इसे शेर खां की उपाधि धारण प्रदान की थी। कौन किया था? तो ये अफगान के जो शासक थे शेर शाह को शेर की उपाधि दी थी, जिनका नाम था सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी। इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु, जो पिता की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 1520 ईस्वी से लेकर 21 ईस्वी तक सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसे ख्वासपुर यानी टांडा और सहसराम के उनकी जागीर यहाँ पे सौंप दी, मतलब मृत्यु के पश्चात ही। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात शेर खान ने उसकी विधवा पत्नी यानी द्वद बेगम से विवाह कर लिया। वहीं 1530 में लॉर्ड मलिका यानी चुनार के फौजदार ताज खां की जो विधवा से उनसे भी विवाह कर लिया। किसने किया? तो शेर शाह ने किया था। इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे और सारे टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शेर खां। और शेर खां टॉपिक तो आप जरूर से जरूर इसे नोट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बार प्रीवियस ईयर अगर उठा के देखेंगे 6 to 8 में 1 to 5 में बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है शेरशाह से। अब देखिए यहाँ पे 1529 ईस्वी में 1529 में शेर खान ने मोहम्मद लोदी जो थे उनकी तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया था। सॉरी, कन्नौज का नहीं, यहाँ पे देखिए घाघरा वंश में। फिर 1529 में उसने बंगाल की नुसरत शाह को भी पराजित किया था, जो हजरत ए आला की उपाधि में धारण की थी। फिर तीसरा यहाँ पे देखिए शेर खान ने बंगाल की सेना 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई की थी, जो कि पराजित कर दिया गया था। फिर इसके बाद देखिए 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे और फिर कन्नौज का भी युद्ध होता है, पहले घाघरा में, सूरजगढ़ में, फिर चौसा। इसके बाद देखिए यहाँ पे और इनको देखो किस चीज की उपाधि भी मिली थी। देखो यहाँ पे इस जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें शेर खां विजयी रहा, यहाँ पे देखिए विजयी रहा और शेर खां की पदवी ग्रहण कर ली गई थी। तो शेर शाह देखिए पहले शेर किसने दिया था? तो वो दिया था वहां के राजा, क्या बोलते, वहां के जो शासक अफगान के शासक थे जो बहार खां लोहानी थे, उन्होंने शेर की उपाधि दी थी। लेकिन यहाँ पे जो चौसा का जो युद्ध हुआ यहाँ पे शेर खां विजयी रहा तो रहा ही, लेकिन शेरशाह की भी पदवी ग्रहण कर ली। इसके बाद देखिए 17 मई 1540 ईस्वी, 1539 चौसा का युद्ध, 1540 में पुनः शेर खां और हुमायूं के बीच बीरग्राम यानी कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें भी शेर खां विजय, यहाँ पे शेरशाह विजयी हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे और उन्होंने क्या किया, शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना की तथा डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया। शेरशाह ने पटना में दुर्ग बनाया और 1541 ईस्वी में इसे पुनः बिहार की राजधानी में घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए शेर खान ने सूर्यवंश की स्थापना की। अगर पूछ ले क्वेश्चन में सूर्यवंश की स्थापना किसने की, तो शेर खान ने की, शेरशाह ने की थी, और इन्होंने ही देश में डाक प्रथा का प्रचलन भी किया। और शेरशाह ने पटना में दुर्ग बनाया। क्या बनाया था? पटना में दुर्ग बनाया था 1541 में, और इसे पुनः बिहार की राजधानी घोषित किया गया। फिर इसके बाद देखिए शेर खान ने 1542 में मालवा पर अधिकार कर लिया तथा मालवा से लौटने के क्रम में रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया गया था। देखिए शेर शाह कितने मतलब यहाँ पे उपाधियां प्राप्त की, कितनी लड़ाई में विजय प्राप्त हुई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो प्लीज शेर शाह जो है ये टॉपिक जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन फंसना तय है। इसके बाद देखिए और क्या है, शेर शाह की मृत्यु 22 मई 1545 को कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में उक्का नामक यहाँ आग्नेयास्त्र चलाते समय हुई थी, जो कीरत सिंह कालिंजर के शासक था। तो यहाँ पे जो कालिंजर का जो शासक था वो कीरत सिंह था। उसी में ही 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले में
हुआ था। फिर शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, तो सासाराम के झील के बीच में स्थित है। उसका मकबरा अष्टकोशीय आकार में लाल कतुआ पत्थरों से बना है। तो जो अष्टकोशीय तरीके से लाल आकार में बना है वही यहाँ पे जो सासाराम का शेर शाह का मकबरा कहाँ पे, सासाराम में हुआ है। और जो उसका मकबरा है वो कैसा है, तो अष्टकोशीय आकार का लाल कतुआ पत्थरों से बना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह द्वारा रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली में किला एक कोहना नामक मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया मतलब दिल्ली में निर्माण कराया था। तो जो किला एक कोहना है ये कुतुब मीनार के बगल एक मस्जिद है। और किसने किया था, तो शेर शाह ने किया था। और रोहतासगढ़ का भी किला शेर शाह ने बनवाया था। एक मिनट देखिए इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए, और भूमि के उपस्थित माप के लिए शेर शाह ने 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डांडी का प्रयोग किया। और शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह की जीवनी अब्बास खां शेरवानी ने लिखी। उसने भू राजस्व व्यवस्था हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया। उनकी कुल सरकारों की संख्या 63 थी। सरकार का जो प्रशासन था वो सिकंदर यहाँ पे देखिए सिकंदार न एवं मुंसिफान द्वारा चलाया गया। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, फिर से देखिए जो कि फिर से सही समझ में आएगा। उन्होंने जो शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। और उनके कुल सरकार की संख्या क्या है, तो 63 है। तो सरकार का जो प्रशासन यहाँ पे यहाँ पे देखिए सिकदारन एवं मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। इसके बाद देखिए यहाँ पे, सूखा मकबरा के नाम से चर्चित शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा रोहतासगढ़ में स्थित है। और रोहतासगढ़ का जो किला था किसने बनवाया था, तो शेर शाह ने बनवाया था। शेर शाह का समय पैदावार में 1/3 भाग कर के रूप में वसूला जाता था, जो कि शेर शाह ने इसे 178 सेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। तो यहाँ 1/3 भाग में वसूला जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, 178 ग्रेन चांदी का जो रुपया बनवाया और 380 ग्रेन तांबे का भी दाम चलवाया था। किसने, तो शेर शाह ने। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। अगर आपसे पूछ ले, जब मलिक मोहम्मद जायसी थे वो किसके समकालीन थे, कौन सा, यहाँ पे शेर शाह के समकालीन थे। एक मिनट देखिए यहाँ पे, देखिए एक मिनट, हाँ अभी सही चल रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए, शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने सुलेमान करामानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। फिर इसके बाद शेर शाह ने कन्नौज नगर को समाप्त करके शेरसूर नगर की स्थापना की। जो शेर शाह ने कन्नौज नगर को समाप्त करके शेरसूर नगर की स्थापना की, इसी काल में ही पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा। किसके काल में, तो पटना पड़ा था, तो शेर शाह के नाम मतलब शेर शाह के शासन काल में ही यहाँ पे पटना पड़ा था। और पाटलिपुत्र कौन बनाया था, तो हर्यक वंश का जो बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र जो उदयन था, उसने ही बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र किया था। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे शेर शाह जो उत्तराधिकारी उसका जो पुत्र इस्लाम शाह था, उसने शेर शाह ने सुलेमान करामानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। और शेर शाह ने कन्नौज नगर को समाप्त करके सूर नगर की स्थापना भी की। और इसी काल में ही पाटलिपुत्र का नाम क्या पड़ा, पटना पड़ा था। तो ये रही बात। आगे चलो हम लोग देखते। देखिए यहाँ पे शेर शाह के द्वारा निर्मित कई सड़कें 4 थी। बंगाल के सिंध तक जाने वाला ग्रांड ट्रंक, आगरा का बुरहान तक, आगरा से बयाना मारवाड़ चित्तौड़ का तक, लाहौर से मुल्तान तक। देखिए फिर इसके बाद अब यहीं से स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य का एवं बिहार। मुगल साम्राज्य से भी देखिए पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। और बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग की पहली बार आक्रमण किया। फिर बिहार में नुहानियों की सत्ता का
अंत तब प्रारंभ हुआ जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दो यहाँ पे देखिए दोहरा सराय में अफगानों को पराजित किया था। किसने? तो हुमायूं ने 1532 ईस्वी में।